हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज फ्राइडे है और आज के दिन हम आमतौर पे जो हफ्ते भर की अहम डेवलपमेंट्स होती हैं उन्हीं के ऊपर बात करते हैं और वही करने जा रहे हैं। आज भी हुकूमत की तरफ से आप हफ्ता भर सुनते रहे एक इल्ज़ाम नून लीग के बारे में बात की जाती रही, जिसको वो डिनाई करते थे कि 4-5 ऐसे अफराद हैं नून लीग के अंदर, सीनियर लीडर्स, जो शरीफ फैमिली के खिलाफ, जो उनके लीडरान हैं, उनके खिलाफ बगावत करने जा रहे हैं। इस पर जवाबी इल्ज़ामात भी नून लीग की तरफ से आते रहे। पर आज की डेवलपमेंट आपने सुना भी, आगाज़ में कौमी असम्बली तक ये मामला पहुंचा, जहां पे एहसन इकबाल साहब ने कहा, जब शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी तकरीर कर चुके थे, तो एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि आज शायद शाह महमूद कुरैशी ने अपनी रूनुमाई की है ये तकरीर करके और पीटीआई की मुतबादिल क़यादत की हैसियत से अपने आप को पेश किया है। साथ ही एहसन इकबाल साहब शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में कहते हैं कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब किसी को इंटरव्यू देना चाह रहे थे कि इमरान खान के बाद मैं भी हूं, मुझ पर भी तवज्जो कर लें, उम्मीदवार बन सकता हूं वजारत उज़्मा का, और इन्हें नजर आ रहा है कि इनका लीडर जा रहा है। ये आज बयान सामने आया एहसन इकबाल साहब का, तो फिर मजीद ऐड ऑन किया उस बहस के अंदर जो पहले से चल रही थी। तो हम बात करेंगे एक तो इसके ऊपर भी प्रोग्राम में कि ये कैसा मामला है, कैसी रवायत है, क्या जाहिर करता है, क्या वाकई ही इन दो बड़ी जमातों के अंदर को बगावत हो रही है, जो बार बार इस बारे में बात हो रही है, महज बयानात की हद तक है। इसके अलावा इन सारे मामलात के अंदर वजीर दाखिला शेख रशीद ने जो बयान दिया था कुछ दिन पहले कि इमरान खान के सर पे या इस हुकूमत के सर पे जो हाथ है वो अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके गले पे तो आ सकता है, सर पे नहीं आ सकता। कल उनसे फिर एक बार सवाल किया गया इस बारे में, पूछा गया कि आप अपनी बात पे कायम है, तो उन्होंने कहा मुझसे तो कहा गया था कि इस बात की तरदीद कर दूं जाके मीडिया पे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, मैं नहीं तरदीद कर रहा इस बात की। तो ये एतमाद शेख रशीद साहब का क्या जाहिर करता है इस हवाले से, और क्या ज़रूरत पेश आ रही है बात बार बार करने की। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और डेवलपमेंट, जो एक अहम डेवलपमेंट है कल की, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक कॉल के हवाले से, और फिर जो बयान हल्फी है साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का, इस हवाले से राना शमीम पर फर्द जुर्म कल आयद कर दी गई है। तो ये जो नई डेवलपमेंट है ये नून लीग के लिए एक मुसीबत बन जाएगी कि अदलिया के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम चलाई है, जो दीगर हकायक हैं इस मामले से जुड़े उनको देखते हुए, या फिर वो डिबेट अभी तक रेलिवेंट है जो नून लीग की तरफ जो सवाल रेज किया गया था कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई अदालती निज़ाम के हवाले से जो वो बात कर रहे थे। इस बारे में बात करेंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस है इस पूरे हफ्ते, सोशल मीडिया के ऊपर भी और पार्लियामान तक जा पहुँचा, इसके ऊपर जो बहस हुई। नून लीग की तरफ से पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम के हक़ में करारदाद कौमी असम्बली में जमा करवाई गई, जिसमें 73 के आइन में फराम करदा पार्लिमानी तर्ज हुकूमत को मजबूत करने के आज़म का इजहार किया गया। ये बात हो रही है एक सदारती निज़ाम के हवाले से एक बहस छिड़ गई है, जो टीवी के ऊपर की जीनत हमें बनाना पड़ रहा है, क्योंकि पार्लियामान में अब इस मामले को लेकर आई है अपोजिशन। और एहसन इकबाल ने आज भी कौमी असम्बली में कहा कि आइन वफाकी पार्लिमानी निज़ाम में किसी किस्म की मुदाखलत और रद्दोबदल को कबूल जो आइन है उसके मुताबिक नहीं करेंगे। तो हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या मकसद है ये बहस छेड़ने का, कौन ये बहस छेड़ रहा है, क्या क्यों ज़रूरत पड़ रही है, और क्या ये बहस दुरुस्त है या नहीं, इस बारे में भी बात होगी। प्रोग्राम में जिनको हमने दावत दी है तीनों बहुत मौजू शख्सियात हैं और गहरी नज़र रखते हैं इन मामलात के ऊपर। हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, और सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि आज पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में शरीक होंगे। तो हम एक्साइटेड हैं उनके ख्यालात जानने के लिए भी नाहम डेवलपमेंट्स पे। आगाज़ आमिर ज़िया साहब मैं आपसे कर लेती हूँ। ये जो पहला पॉइंट है हमारा, और ये 1 पॉइंट एजेंडा पूरे हफ्ते रहा, आज भी रहा पार्लियामान के अंदर, आपसे पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है, लेकिन अब जिस तरीके से आगे डेवलप हो रहा है मामला, एक दूसरे के ऊपर पार्टी के अंदर बगावत की जो बात की जा रही है, जिसको पीटीआई इस तरीके से पेश कर रही है कि नून लीग में कुछ लोगों ने शरीफों की बादशाहत जो है उससे इनकार कर दिया है, ये सामने रख रही है पीटीआई। दूसरी तरफ से आपने एहसन इकबाल साहब की बात भी सुन ली कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बहुत सारे लोग ऐसे हैं इन जमात के अंदर जो इमरान खान बनने को तैयार बैठे हुए हैं, अपनी सीवीज हाथ में लिए हुए। इस बहस के का क्या मकसद हो सकता है आपकी नज़र में, और क्या ऐसी हकीकत मौजूद है कि इन दो बड़ी जमातों के अंदर को बगावत की बात हो रही है? अगर हो रही है तो कैसी बात है ये? देखिए जरा तो पहले तो देखिए कि तारीखी तनाजुर देखें कि वक्तन फवक्तन जो है हमारे यहाँ तारीख रही कि सियासी जमातों में इस तरह का डिसेंट पैदा होता रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, अब याद करें मोहतरमा बेनज़ीर हुआ करती थी तो उनके साथ चितोई साहब और एक जुम्मे गफीर था कि जो
छोड़ के चले गए थे। नून लीग में भी इसी तरह हम देखा, नून से काफ लीग निकली, ये भी तारीख का हिस्सा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो तकसीम हुई, उसमें से बहुत सारे लोग निकले। तो अमूमन होता रहता है, कोई नई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन अगर आज के तनाजुर में देखें तो अब तक ये देखना चाहिए कि नून लीग कम से कम तमाम तर दबाव के बावजूद जब से उनकी हुकूमत हटी है, उसने अपने आप को अपनी जो उस सफ़ों में इत्तेहाद जो है वो बरकरार रखा। और ये यकीनन बात है कि जिसका इतराफ खुद उनके रहनुमा भी करते आए हैं नून लीग के, कि जनाब पार्टी में इन हाउस को जो कहते हैं ना फ्रिक्शन होता है, मुख्तलिफ ख्याल होते हैं, लेकिन गालिबन चीजें भी उस नहज पे नहीं पहुंची कि जहां पे टूट जाए पार्टी। और वो हर हाल में उन्होंने अपनी पार्टी को साथ दे के चल रहे हैं और नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। लोग कयास आराई करते थे कि शहबाज शरीफ साहब अपना रास्ता बदल देंगे, लेकिन जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब उनके अंदर जो सियासी बसीरत है, वो चाहेंगे कि अगले इलेक्शन में वो एक मुत्तहिदा नून लीग को लेकर साथ जाएं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन यकीनन अंदर फ्रिक्शन भी है, जरा सा लोगों में बेचैनी भी होगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो बहुत सारे मामला पे इतनी क्लियर नहीं है। और अगर वो उसी लबो लहजे में बात करते रहेंगे जिसमें करते आए हैं, तो बहुत सारों को इस बात का खदशा है कि हो सकता है कि नून लीग तमाम तर उसकी जो सॉलिड बेस भी है और उसकी मकबूलियत भी है सेंट्रल पंजाब में, उसको वो मतलूबा नताइज ना मिले जो मिलने चाहिए। इसी तरह अगर आप पीटीआई की बात करें, पीटीआई बुनियादी तौर पे वो इमरान खान की शहर में मुब्तला वो पार्टी है, उनकी पार्टी एक बड़ा फैन क्लब है इमरान खान का। इमरान खान को अगर आप माइनस कर दें तो उसमें कोई इस तरह का रहनुमा नहीं है कि उस पार्टी को मुत्तहिद रख सके। हत्ता कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो है तो वो 1 और 12वें 15वें का फर्क है, यानी कि अगर इमरान खान 1 पर है तो शाह महमूद बल्कि 15वें भी नहीं 20वें नंबर पर होंगे और बाकी की स्लॉट्स खाली हैं। तो ये एक मतलब है कि इमरान खान लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है अपनी पॉलिटिकल पार्टी में। तो मैं नहीं समझता कि उनका मुतबादिल पैदा तोड़ी जा सकती है पार्टी। ये हो सकता है कि बाज़ लोग जो है मौका परस्त लोग हैं, जो लोग नाराज हैं, जेन्युइन ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, मौका परस्ती हो सकती है किसी भी बुनियाद पर। वो जब देखेंगे कि अगर हवाओं का रुख बदलता है, जिसकी कयास-आराइयां हो रही हैं, और उसमें भी बहुत सारे सवाल निशान है कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है या हम लोग बहुत ज्यादा मीडिया पे पतंगबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं कयास-आराइयों की, ये गलत है। लेकिन बिल्कुल मतलब है कि इम्कानात सियासत में हमेशा रहे हैं और हमेशा मतलब है रहेंगे भी। और ये दोनों बड़ी पार्टीज के साथ जो है इस वक्त चैलेंज दरपेश है कि अपने आप को कैसे मुत्तहिद रख सकें। लेकिन मैं नहीं देखता इन दोनों पार्टीज में कोई फौरी आप समझिए कि उसका लेकिन फिलहाल आपको टूटने का खतरा जी मौजूदा हकीकतों का आपने हवाला भी दिया है आमिर साहब। अब मुजम्मिल साहब, अब दो मामलात हैं। एक तो कुछ लोग ये बात करते आ रहे हैं कि नून लीग के हलकों के अंदर काफ़ी अरसे से एक बात हो रही थी कि क्या कन्फ्यूजन हमने फैलाई हुई है, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब का जो नैरेटिव है वो बहुत मुख्तलिफ है। तो क्या ये मुमकिन है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर कुछ लोग निकल के आए हों कि हम सीनियर लीडरान हैं और एक मुल्क के लिए फिक्र रखते हैं और हमें आगे आ जाना चाहिए, और ये क्या मजाक चल रहा है मुल्क के साथ? और दूसरी तरफ से आमिर साहब बात करें, पीटीआई के अंदर क्या कोई हिम्मत हो सकती है किसी की कि वो इमरान खान साहब को रिप्लेस करने के बारे में सोचे, मौजूदा देखते हुए मामलात हालात वाक़यात को? आमिर रियाज साहब ने जितने भी तारीखी हवाले दिए हैं उन सब में वो जमातें एस्टेब्लिशमेंट ने तोड़ी हैं। खुद लोग अपनी मर्जी से नहीं उन्होंने वो जमातें तोड़ी। उन्होंने जतोई साहब का हवाला दिया, उन्होंने नून से काफ में बनने का वादा हवाला दिया, जो भी उन्होंने हवाले दिए हैं वो उसमें साथ ये भी इजाफा कर देते कि इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क की सियासी जमातों को अपनी ज़रूरत और वक्त के तहत तोड़ा है और जोड़ा है, बनाई भी हैं, जिन्हें किंग्स पार्टी कहा जाता है, और जो पॉपुलर पार्टीज हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश भी की गई है। लेकिन वक्त ने साबित किया है कि चाहे जतोई साहब हो, चाहे औखर हो, चाहे और बड़े नर्रामे साहब का नाम हो, जो लोग भी पॉपुलर पार्टियों को छोड़कर गए हैं उनका पॉलिटिकल कैरियर आगे जाके कोई इतना कामयाब नहीं रहा। इसी तरह नून में से जो काफ में लोग गए, बड़े बड़े हुमायूं अख्तर से लेके हामिद नासिर चट्टा से लेकर बड़े बड़े नाम जो हैं, उन्होंने बाद में पॉलिटिकली टफ टाइम देखा। हम चौधरी निसार को भी देख रहे हैं। इसलिए पॉपुलर पार्टीज को छोड़कर जाने का जो तजर्बा है वो सियासतदानों का कोई कामयाब तजर्बा नहीं रहा। लेकिन साथ साथ किंग्स पार्टी बनती रहती है। आज की किंग्स पार्टी इमरान खान की पीटीआई है, क्योंकि 22 साल जद्दोजहद में तो इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि जब वो किसी काउंसलर के घर जाते थे तो वो उनके साथ शामिल होने को तैयार नहीं होता था। ये तो बाद में जादुई ताकत थी जिसमें लोगों की लाइन लग गई। इमरान खान को खुद नहीं पता होता था कि उनकी पार्टी में कौन शामिल हो रहा है, और उन्होंने सबको शामिल करा दिया। वरना तो अब हमारे सामने उनकी 22 साल जद्दोजहद है, उसमें तो वो 1 सीट के आदमी थे, और जितना बड़ा फैन क्लब है वो 1 सीट भी कैसे मिलती थी सबको पता है।
तो मैं समझता हूं कि ज्यादा टूटने के चांस हमेशा किंग्स पार्टी के होते हैं। जिस पार्टी का पॉपुलर वोट बैंक होता है वो उसमें से लोग चले भी जाएं वो पॉपुलर रहती है। हमने आज देखा कि जो बड़ी मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत जेल में गई है। आपने 11-11 किलो हीरोइन के पर्चे भी दे दिए हैं और LNG के पर्चे भी दे दिए हैं। 2-2 दफा गिरफ्तार भी किया है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, पंजाब के भी और मरकज के भी। लेकिन उसके बावजूद वो लोग पार्टी के साथ इसलिए जुड़े रहे क्योंकि पॉपुलर पार्टी है, वोट बैंक खड़ा है। अगर लोगों को किंग्स पार्टी का एक मसला होता है कि उसके वोट बैंक पे इबाम होता है। मुस्लिम लीग काफ के वोट बैंक पे भी इबाम है और PTI के वोट बैंक पे भी इबाम है और ज़िमनी इंतखाबात मुसलसल आ रही है। जी। लोगों को समझ नहीं आ रही कि इसके टिकट पर जीता जाएगा या नहीं जीता जाएगा। लोगों को नजर आ रहा है कि अगर हमने PTI के टिकट पे लिया तो पंजाब में जीत मुश्किल है, KP में जीत मुश्किल है। तो जब ऐसी पोजीशन हो जाए और वोट बैंक पर सवाल आ जाए तो लीडर की लीडरशिप पर भी सवाल आ जाता है और फिर सब सर से हाथ उठने की बातें शुरू हो जाएं तो फिर अगर वोट बैंक भी ना हो और सर पर हाथ भी ना हो तो फिर बाकी क्या रह गया? फिर तो मुश्किल बन जाती है। बिल्कुल। फिर तो ये तो ऐसे ही है। किसी ने अजराहे मजाक दौलताना साहब को कहा कि अगर दौलताना साहब आप में से दौलत निकल जाए तो बाकी आना ही रह जाता है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे मुजम्मिल साहब, आपकी इस बात पे ब्रेक से तो मैं आपने जो ख्यालात का इजहार किया आमिर साहब की तरफ भी जरूर जाऊंगी और इंशाल्लाह रजा रूमी साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन मैं इटसेल्फ ये चाहूंगी कि शख्सियात की बुनियाद के ऊपर आपने भी ये पूरी बात की कि जो निकला किसी पॉपुलर जमात में से उनका क्या हाल हुआ, लेकिन ये मामला कब तक चलना चाहिए, इटसेल्फ है ठीक या नहीं है। मौरूसियत की भी फिर इसके अंदर बात आ जाती है, पूरा पूरा खानदान का एक एक जमात को संभालना, इसके ऊपर और दीगर मामला पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं हफ्ते भर की जो सियासी डेवलपमेंट्स थी उन पर तज्जिया हासिल कर रहे हैं और इस ब्रेक में हमें रजा रूमी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। रजा साहब आपको वेलकम कहूंगी प्रोग्राम में। अब जब हम ब्रेक से पहले आमिर साहब से और मुजम्मिल साहब से बात कर रहे थे तो एक बात पे तो दोनों मुत्तफिक हैं कि नून लीग में बड़े मुश्किल हालात भी आए जिस तरह से आमिर साहब ने कहा, और लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि उनके लोगों ने बगावत नहीं की उनके साथ, तो अभी उनको नहीं लगता कि इन बातों के अंदर कोई हकीकत नजर आती है जो इल्जामात सामने आ रहे हैं। और दूसरी तरफ से इमरान खान साहब के बारे में भी और एक आम तासुर भी है कि वो इतने उनकी पॉपुलैरिटी इस किस्म की है, फैन क्लब इस किस्म का है, जो कि आप वजाहत कीजिएगा कि आपकी नजर में अब भी उस तरीके से है या नहीं है उस हद तक, लेकिन उनको भी रिप्लेस करने के बारे में कोई कैसे हिम्मत कर सकता है। अब आपकी नजर में ज्यादा दम कौन सी वाली कयास हराइयों में है कि इमरान खान साहब के खिलाफ को बगावत करना चाहते हैं जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब को आज पॉइंट आउट किया एहसन इकबाल साहब ने, या फिर शरीफों को रिप्लेस करने के लिए कुछ लोग तैयार बैठे हैं नून लीग में? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बात है कि जहां तक तो नून लीग का ताल्लुक है, देखिए नून लीग है तो रवायती जमात और बनी भी जिस तरह थी हम सबको मालूम है, इलेक्टेबल्स की जमात थी, बनवाया गया था, पूरा इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट था 1980 और 90 की दिहाई में। लेकिन अब वो अपनी दूसरी तीसरी जनरेशन जो है अपनी पॉलिटिकल साइकिल में वो अब एक खुद एक मकबूल जमात जिसकी के इलेक्टोरेट में बड़ी जड़ें हैं वो बन चुकी है। यही वजह है कि बगावत नहीं हो पाई। 2017 में भी कयास आ रही थी कि बहुत से लोग टूट जाएंगे और वो छोड़ देंगे नवाज शरीफ का साथ, लेकिन उनको भी मालूम है कि इस वक्त पंजाब की जो इंतखाबी सियासत है उसमें नवाज शरीफ का वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट भी है, शायद उसमें इजाफा भी हुआ है बहुत सारे लोगों के बकौल। अब वो और बात है कि उससे लोग इत्तेफाक करें कि ना करें उनकी सियासत से, उनकी लीडरशिप से, मगर वाकया ये है कि पंजाब में जो खुसूसन वस्ती पंजाब में जो समाजी तब्दीलियां हुई हैं, जो तबकात इस वक्त आगे हैं सियासत में, वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मॉडल को मानते हैं और उनके साथ हैं। रही बात इमरान खान साहब की, तो देखिए इमरान खान साहब हमेशा से उनकी मकबूलियत कई सतहों पर थी। एक तो वो एज अ क्रिकेटर और एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट तो वो बहुत मकबूल थे, हम सब बचपन से ही उनको फॉलो करते थे, एक स्टार थे, हैं अभी भी। लेकिन जब सियासत में आप आते हैं तो वो एक फर्क मामला बन जाता है। सियासत में एक तो ये है कि जो उनका हुकूमत से आने से पहले जो उनका एक पूरा एक इमेज था कि वो पाकिस्तान में एक ईमानदार और इफेक्टिव हुकूमत ले आएंगे, एक तो वो साबित नहीं कर सके। 4 साल हो गए हैं और उसमें उनको बहुत बड़ी नाकामियां दिखाई दी हैं। शायद यही वजह कि उनकी मकबूलियत उस तरह से नहीं है, लोग बहुत तनकीद कर रहे हैं। मीडिया में देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क है। 2016 और 2022 में देखिए तो आपको लगेगा कि मीडिया में भी बिलअमूम बहुत तनकीद हो रही है।
रही बात उनकी मकबूलियत, बिल्कुल जो उनके खास हलके हैं अर्बन मिडिल क्लास में, शहरों में जहां जहां आपको मिलते हैं बैरियर टाउन्स, DHAs, इस तरह के इलाका जहां पे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास मौजूद है, वो अभी भी समझते हैं कि ये ईमानदार आदमी है और ये हमने चोरों को वोट नहीं देना। लेकिन ये मैस पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, ये आपकी कौमी असेंबली में अक्सरियत में तब्दील नहीं हो सकती। तो अभी भी इलेक्शन होगा तो ये ऐसी बात नहीं है कि PTI जो है वो कोई वाइप आउट हो जाएगी, PTI को सीट्स मिलेगी, लेकिन वो उतनी सीट्स वही मिलेंगी जिससे कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं हो सकती। उसके लिए तो जाहिर बात है, लेकिन बगावत का चांस ही नजर आ रहा आपको? जी बहुत मुश्किल है इस वक्त हालात में, अनलेस के 2018 वाला दस्ते शफकत उन पे रखा जाए और उनके सर पे, जैसे शेख रशीद साहब ने खुद कहा कि उनके सर पे हाथ रखा जाए और बाकियों की गर्दन पे हाथ रखा जाए तो फिर मुमकिन है। और शायद यही वजह है कि ये साल इतना अहम है कि खान साहब यही चाह रहे हैं कि वो कुछ इस तरह की सियासी बिसात बनाएं और बिछाएं कि जहां पे दस्ते शफकत कायम रहे अगले इलेक्शन 2023 में। उस पे हम आते हैं, ये जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उस तरफ भी हम आते हैं। अगर रजा साहब मुझे थोड़ी सी इजाजत दीजिएगा, मैं आमिर साहब का एक कमेंट इसके ऊपर, दस्ते शफकत की जो आप बात कर रहे हैं आमिर जिया साहब, पहले मुजम्मिल साहब ने जो बातें की उस पर भी अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। और दूसरा मेरा सवाल ये होगा कि शेख साहब ने तो कल इसको डिनाई करने से भी इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मुझे कहा गया है। अब ये जिस किसी की तरफ जाने की बात हो रही है, नाम तो नहीं लिया था फवाद चौधरी साहब ने भी उस वक्त, लेकिन हुकूमत कॉन्फिडेंट है, अपना कॉन्फिडेंस दोबारा से दिखा रही है। आपको लगता है कि नून लीग इन मौजूदा हालात में इस पोजीशन में भी है कि किसी के पास जाके वो लोग दरख्वास्त करेंगे कि हमारी तरफ देखा जाए? जो मैं जरा से मुजम्मिल साहब की बात को पहले अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, मुजम्मिल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी, रजा रूमी ने भी उसकी बात की कि जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग रही है हमारे यहाँ, एक तारीख रही है। और इसी के नतीजे में आप याद करें कि वो जुनेजो साहब से जो था, कहते हैं ना, नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह से उनकी पार्टी तोड़ी थी, अपनी वफादारियां बदली थी, IGI बनी थी, पूरी तारीख है। और उसमें अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि हमारी जो भी रिवायती सियासी जमातें हैं और सियासी खानवादे हैं, तो समाज में तमाम लोग आपको नंगे नजर आएंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो वाकई अवाम का चैंपियन बन के उभरा हो और उसने वाकई यहाँ के, कहते हैं ना, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सियासत की हो, मुतवस्सित तबके के लिए सियासत की हो, तो आपको नजर नहीं आता। और वो जो आइडियलिज्म की बात करते हुए ख्याल में बाद लोग हंसते हैं जब मैं इस तरह की बात करता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आइडियलिज्म होना चाहिए और उसमें कोई मुजाहिदा नहीं है। बेशक के सियासी करंट कुछ भी कहता हो, सियासी करंट जो है वो इलेक्टेबल्स का है और वो जागीरदारों का है, बिरयानी की प्लेट का है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का, विरासत की सियासत का अपनी जगह। लेकिन हम जैसे लोगों को चाहिए कि वो फ्लैग करते रहे कि जी होना ये चाहिए, आइडियल जो है वो ये है। तो एक तो ये बात हुई। अच्छा, दूसरी बात जो आपका सवाल क्या था, मैं जरा सा अगर मुझे वो दे दें आप। मैं रिपीट कर देती हूँ सवाल। अब शेख साहब, जैसे आमिर साहब, जैसे शेख साहब ये जिक्र हुआ यहाँ पे कि सर पे हाथ की मौजूदगी का एतराफ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फिर एक सवाल तो यही उठता है कि अगर हुकूमत कॉन्फिडेंट है इस मामले के ऊपर, जो कि नजर भी आ रही है कि 1 पेज बरकरार है। कल उन्होंने बहुत पुरजोर, अगर आप लोग जाके सुनेंगे तो उनके अल्फाज भी बहुत हंसी आई, उनके अल्फाज सुन के भी। तो आपको लगता है इस सिचुएशन में नून लीग वाले जाएंगे भी किसी के पास दरख्वास्त लेके, तो फिर ये कयास राई लगती है उसमें ऐड ऑन करता है? जी जी, शेख रशीद साहब का अपना अंदाज है गुफ्तगू दस्ते शफकत, मैं इसको किसी और तरह से लेता हूँ। हमारी जब भी सियासी उथल पुथल हुई और हमने देखा कि तजाद बना सियासी जमातों के दरमियान और रियासती इदारों के दरमियान या फौज के दरमियान, तो उसकी बात बड़ी ठोस वजूहात होती हैं। और ऐसा नहीं है कि हर मरतबा जो एस्टेब्लिशमेंट गलती पर हो उसमें सियासी जमातें या सियासी रहनुमा भी गलती पे रहे। अगर फर्ज करें कि वो मुल्क को राजवाड़ा बनाना चाहें, वो चाहें कि जी हम फैसले जो है वो कैबिनेट से बाला तर करें, पार्लियामेंट से बाला तर करें, किचन कैबिनेट के जरिए करें, तो बाद तो कंट्रडिक्शन होता है। मेरा एक सवाल है कि अगर जिसको दस्ते शफकत कहा जा रहा है, मैं उसको यूं इंटरप्रेट करता हूं कि क्या उस तरह का तजाद आज सिविल और फौजी क़यादत में मौजूद है, उस तरह की कोई किसी इशू पे लड़ाई हो रही है, तो मुझे उसके कोई वो नजर नहीं आ रहा। जब भी कहते हैं डे टू डे काम होते हैं उसमें इख्तलाफात होते हैं, नुक्ता नजर का फर्क होता है, लेकिन एक फंडामेंटल एक कंट्रडिक्शन होता है कि जिसकी वजह से जो है चीजें टूट जाती हैं, तो वो मेरे ख्याल में भी नहीं है यहाँ पर। इमरान खान साहब के साथ जो है, और जो DGI ISPR ने भी अपनी 5 जनवरी की ब्रीफिंग में बड़ा कैटेगोरिक कहा था कि भाई आप नाम बताएं कौन हमसे राब्ते में है, जो दावा किया जा रहा है, मतलब है, तो बिल्कुल कैटेगोरिक वो बात कर चुके हैं इस बात के ऊपर ना। उसके बाद मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें डाई डाउन। आप पॉइंट में ये कहूंगा, फिर लेकिन उसके बाद जी
बजाय इसके कि जी मैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ आमिर साहब आपकी इस बात पे जाऊंगी, अगर बजाय डाइट डाउन के चीजों को हुकूमत ने उसके बाद किरदार अदा किया इन नई कयास आराई के हवाले से, जो उन्होंने नून लीग के ऊपर रख के कह दिया कि वो किसी के पास गए हैं, इसी के ऊपर मजीद थोड़ी बात करेंगे। और सदारती निज़ाम की जो एक डिबेट कुछ लोगों की तरफ से छेड़ी जा रही है, उसका क्या मकसद है, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं आज हफ्ते भर की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में। तो एक सदारती निज़ाम के हवाले से नाजरीन आपने सुना होगा एक डिबेट शुरू हो चुकी है खास तौर पे सोशल मीडिया पे। तो मुजम्मिल साहब पहले आपका कमेंट इस पे, कुछ लोग बहुत जज्बाती होकर सोशल मीडिया पे इसके ऊपर बहस कर रहे हैं, दूसरी तरफ का ओपिनियन भी नहीं सुनने को तैयार है, लेकिन इसके ऊपर अपोजिशन तो मामला लेके चली गई पार्लियामान के अंदर और ये मौक़िफ़ भी इख्तियार करें कि हुकूमत की तरफ से बहस छेड़ दी गई है। लेकिन फवाद चौधरी साहब मंजर आम पर आए, उन्होंने कहा कि ये मीडिया इस तरह की बातें कर रहा है और ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, इस किस्म की किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। आपकी नज़र में ये बहस कहाँ से छिड़ी है, क्या इसके मकासद हो सकते हैं और ठीक है ये बहस या नहीं है? खैर बहस के आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है और पाकिस्तान के आइन में को अगर आप मुल्क में कोई सदारती निज़ाम जब भी लाए हैं, आप आइन मुअत्तल करके, आइन रद्दी की टोकरी में फेंक कर, आइन को ख़त्म करके ही सदारती निज़ाम लाए हैं। लिहाजा आज भी जो लोग सदारती निज़ाम की बात कर रहे हैं उन्हें ये बखूबी इल्म है कि ये काम ना पार्लियामेंट से हो सकता है ना अदालत से हो सकता है, ये काम तो आइन को ख़त्म करके ही हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो लोग भी सदारती निज़ाम की इस वक्त बात कर रहे हैं वो जमहूरियत की बिसात लपेटने की, आइन मुअत्तल करने की और मुल्क में को आइन से मारवा काम की राय अम्मा हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये अभी एक पायलट प्रोजेक्ट है और टेस्टर लगाया जा रहा है और रद्द अमल चेक करने के लिए कोशिश की जा रही है कि क्या रिस्पांस है, क्या बात होगी, क्या ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि सिलेक्टर्स की पहली सिलेक्शन नाकाम हो गई है और पुअर सिलेक्शन साबित हुई है और अगर अब उससे जान छुड़ाना है तो आगे क्या करना है। तो आगे क्या करने की ऑप्शंस में उन्होंने शायद कहीं ये एक पायलट प्रोजेक्ट भी दिया कि ये करके भी देखें इसका क्या रिस्पांस आता है, वरना और स्क्रिप्ट में और भी ऑप्शंस मौजूद होंगी यकीनन। तो ये उसमें मुझे लगता है कि एक पायलट प्रोजेक्ट मिला है और हम सारे उस पायलट प्रोजेक्ट की बह में बह गए हैं। ये आपने रद्द अमल की बात की है कि देखने के लिए ये किया जा रहा है। तो रजा रूमी साहब, जो ओपिनियन सामने आ रहे हैं, मैंने भी ट्विटर पे एक ट्वीट किया इस बारे में मुखालफत करते हुए इस आइडिया की और यही हवाला दिया कि हमारे यहाँ इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन जिन लोगों के रिस्पॉन्सेज आए उनको देखा और उसमें ज़्यादातर जो नौजवान और बहुत सारे लोग हैं वो तो इसकी हिमायत में बात कर रहे थे और वो यहाँ तक अमरीका के हवाले दे के बात कर रहे थे। अब आईनी तौर पर इसकी गुंजाइश नहीं है जी। अच्छा, देखिए मैं रजा साहब आपकी तरफ आऊंगी एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ। अगर मैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ से जब वापस आएंगे तो इसी बारे में आपसे मैं सवाल करूंगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं। इस मरहले में हम प्रोग्राम के बात कर रहे हैं सदारती निज़ाम के हवाले से जो डिबेट हो रही है। वैसे आईनी तौर पे इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ये बहस भी होना दुरुस्त नहीं है बगैर किसी वजह के, लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन इसको पार्लियामान में ले आई है तो इसको हमने मौजूद बहस बनाया आज प्रोग्राम में। रजा रूमी साहब, ब्रेक से पहले मैं आपकी तरफ आना चाह रही थी। एक तो मैंने हवाला दिया कि जब मैंने सोशल मीडिया के ऊपर इस आइडिया की मुखालफत की तो लोगों ने मुझसे मुखालफत करते हुए कहा कि आप इसको जो आमिराना अदवार थे उनके साथ कनेक्ट कर रही हैं, अगर ये आईनी तौर पर किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ लोगों का यह ख्याल था और बहुत से लोगों ने मुखालफत में भी बात की और अमेरिका का हवाला दिया कुछ लोगों ने जो इसकी हामी थे। उन्होंने कहा अमेरिका जैसे सदारती निजाम की एग्जांपल्स दे रहे हैं। आपकी नजर में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है या पार्लियामानी निजाम ही एक वाहिद हल है? जी अफसर, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के ऊपर आप तो मुझसे कहीं ज्यादा वाकिफ हैं। आपकी तो पहले भी बहुत ट्रोलिंग हो चुकी है। एक तो बहुत ही अजीबो गरीब कल्चर बन चुका है कि कोई आइडिया आप करें तो आगे से लोग यूं टूट पड़ते हैं कि पता नहीं क्या कयामत आ गई है। तो वो तो मेरे ख्याल से उस पर आप ज्यादा गौर ना किया करें, बस अपनी ट्वीट करके वहां से लॉग आउट कर लिया करें। बेहतरीन तरीका यही है, ऐसा ही करना चाहिए। अब रही बात कि इसके ऊपर क्या व्यूज है, देखिए आइन में तो कतन कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा निज़ाम पार्लिमानी, पाकिस्तान में जो तनव्वो है, जो डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ कौमियतें, एथनिसिटीज, ज़बानें, वो उसको एक पार्लिमानी निज़ाम ही संभाल सकता है। जो तजुर्बात रहे, यहाँ पर गवर्नर जनरल्स 2 थे, उसके बाद 3-4 फौजी प्रेसिडेंट्स रहे, जनरल अयूब खान, जनरल याया खान,
जनरल ज़ियाउल हक, जनरल मुशर्रफ, वो सब के सब प्रेसिडेंट्स भी थे। फिर गुलाम इसाक खान से तगड़ा प्रेसिडेंट कौन होगा कि आए दिन वो असेंबलियां तोड़ देते थे। इतनी जल्दी लोग अपना घर नहीं बदलते, गाड़ी नहीं बदलते, जितनी जल्दी वो मुल्क की हुकूमतें तोड़ देते थे। तो बात ये कि ये तजुर्बा सबको याद है। मसला यहाँ पर ये है कि ये जो लोग इसके ऊपर कर रहे हैं, बात ये इनमें बहुत सारे पीटीआई सपोर्टर्स, अगर आपको याद हो ये कैंपेन पहले भी चली थी सोशल मीडिया की, और इसके ऊपर एक रिपोर्टर ने बड़ी तफसील से एक जो है रिपोर्ट भी की थी कि इसमें बहुत सारी पहली कैंपेन जो थी वो पीटीआई सपोर्टर्स की थी। फिर उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान साहब के जो बहुत ही बड़े मद्दाह हैं हसन निसार साहब, उन्होंने भी कहा कि एक जाबिराना और आमिराना स्टाइल के लिए उनको 10-15 साल के लिए हुकूमत मिल जानी चाहिए, फिर ही वो कुछ कर पाएंगे। अभी तो सिस्टम ने उनको फेल कर दिया। तो एक तो वो हल्का है जो कि सियासी, जो समझता है कि खान साहब बेचारे सिस्टम के विक्टिम हो गए हैं इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरा हल्का वही एक रवायती हमारे यहाँ जो सोच है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, ब्यूरोक्रेट्स को देख लीजिए, रिटायर्ड जो जनरल्स हैं, आप उनकी गुफ्तगू होने, व्हाट्सएप ग्रुप्स देखिए, उनमें ये बातें हर रोज होती हैं। अभी तो ट्विटर पे आ गई ना, टीवी पे हम बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स तो वो कहते हैं जी अब सबको 100-200 लोगों को फांसी लगा दें। एक यहाँ पे तगड़ा डिगॉल टाइप प्रेसिडेंट आए, भाई आए ना, उन्होंने आए थे पहले, सब क्यों भूल जाते हैं तारीख। जनरल मुशर्रफ भी तो आए थे, एनलाइटेंड मॉडरेशन, निजाम को साफ करना था, उन्होंने दोनों सियासतदानों को बाहर निकलना था, एहतसाब करना था, नैब भी उन्होंने बनाया। आपके सामने क्या हुआ, कहीं का नहीं कुछ बचा। तो ये जो लोग हैं, इसीलिए आप अच्छी बात है कि आप ये नुक्ता उठा रही हैं, क्योंकि लोगों को सही मालूमात और तारीख का अनफॉर्चुनेटली इदराक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तारीख जो है वो मसख करके पढ़ाई जाती है स्कूलों और कॉलेजेस में, और पॉपुलर नैरेटिव्स में भी तारीख को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता था। ये नहीं लोग बताते कि पहली जो प्रेसिडेंट साहब थे अयूब खान, उनके जमाने में हमारे मशरकी बंगाल में भाई बहन हमसे नाराज हो गए और वो 71 में हमसे अलहदा हो गए। ये नहीं बताते कि दूसरे जो प्रेसिडेंट साहब थे ज़ियाउल हक साहब, उनके जमाने में क्लाशनकोफ और हेरोइन कल्चर की यहाँ पे दौड़े रेल पे लग गई थी। ये नहीं बताते जनरल मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ, जिस तरह से पाकिस्तानियों को यहाँ पे अमेरिका के हवाले किया गया डॉलर्स के एवज। ये सारे तारीखी हकायक हैं, इनके बारे में वो चीजें हुई रजा साहब उन अदवार में जिनके आज तक नताइज हम भुगत रहे हैं। यकीनी तौर पे मैं आमिर साहब का भी कमेंट शामिल कर लेती हूँ। आमिर साहब, एक चीज मुझे कंफ्यूज करती है कि किसी एक सियासी जमात से, ये जो सोशल मीडिया पे मौजूद लोग हैं उनका ताल्लुक हो, ट्रोल्स हो, किसी भी सियासी जमात से या सोच से उनका ताल्लुक हो, लेकिन ओपिनियंस किस हद तक हमारे लिए हैसियत रखने चाहिए? जब लोग आकर किसी चीज की मुखालफत करते हैं, उसकी हक में बात करते हैं, कितना हम उसको संजीदा लें? दूसरा, ये जो बहस हो रही है इस वक्त सदारती निजाम की, ये क्यों नहीं होता कि हम पार्लिमानी निजाम की मजबूती की बात करें? क्यों लोगों का दिल इतना हट गया और इतनी आसानी से वो दूसरे निजाम जिसकी भी बात हो उसके हक में दलाइल देने आ जाते हैं? अब से बड़ा कह रहा हूं, आम सवाल आपने किया कि लोग जो है क्यों नहीं कहते कि जी पार्लिमानी निजाम को मजबूत होना चाहिए, और हम ऑर्डिनेट की बात क्यों करने लगते हैं? मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान में वो दुखी हैं, उस बात से दुखी हैं कि उन्होंने देखा कि जी फौजी हुकूमतें आई, और जब फौजी हुकूमत आती है वो रिफॉर्म की बात करती है और वो कहते हैं इस्लाहात करेंगे, जैसे रिजा रऊफ़ी साहब ने फरमाया, लेकिन फिर वो उसी जो हमारी रिवायती सियासतदान है उसी पार्लिमानी निजाम की झोली में मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, उसी तरह हम देखते हैं कि सदारती निजाम हमारा मतलब पूरी तरह सदारती निजाम भी कभी नहीं आया हमारे यहाँ। पार्लिमानी निजाम के ऊपर मैं भी बात करूंगा कि क्यों लोग उससे इतना ज्यादा बेजार हो गए। उसकी वजह ये है कि जब से देखें 73-74 से हमारे यहाँ इस निजाम का तजर्बा हो रहा है, तकरीबन मतलब 48 साल हो गए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जमाने से अब तक, बीच में वक्फे भी आए, फौजी हुकूमतें भी आई। हो क्या रहा है कि ये निजाम जो है ये मुल्क में इस्तेकाम देने से कासिर है, और हमेशा जो हम बात करते रहते हैं ना कि हुकूमत जा रही है, आ रही है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है, नहीं हो रहा, करप्शन हो रही है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो रही है, इलेक्टेबल्स की सियासत हो रही है। या तो आप ऐसी पार्लिमानी निजाम लाएं कि जिसमें आप कहें प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है, उसकी बात करें कि उसमें कोई बिरयानी की प्लेट पे ना आ रहा हो, कोई ये ना आ रहा हो कि जी मेरा ताल्लुक फला बरादरी फला फिरके फला हल्के से है। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो जो लोग बात कर रहे हैं इस निजाम से बेजारी की, तो हमें समझना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। वो इतने ज्यादा वो समझते हैं, उन्हें कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। पहले उम्मीद की किरण थी कि इमरान खान साहब आएंगे, ईमानदार आदमी आएगा और वो चीजों को तब्दील कर देगा, लेकिन निजाम इतना ज्यादा आपको सड़ चुका है, इतना करप्ट हो चुका है कि ना उसमें अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, ना उसमें इस्लाहात हो सकती हैं। जी, मुझे तो मतलब है अवाम दोस्ती, जब अवाम दोस्ती हो रही
अब जमहूरियत के नाम पे मुसलसल अवाम दुश्मनी कर रहे हैं, तो फिर अफसर साहिबा के लोगों का बेदार होना समझ में आता है। ये बिल्कुल एक अलग बहस है कि जी कैसे होगा क्या होगा, लेकिन पहले तो आप रद्द करते हैं ना इस चीज को कि ये निजाम अब हमें डिलीवर नहीं। आमिर साहब, ये आइडियाज कौन फ्लोट करता है? जब आईनी तौर पे एक चीज जायज नहीं है और पार्लियामान के जरिए वो बात हो नहीं रही, अवाम में बहस कौन करवा रहा है? इसका क्या मकसद हो सकता है, मकासद क्या हो सकते हैं? क्योंकि इशारे फिर मुख्तलिफ तरफ किए जाते हैं। नहीं देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में कई मतलब इस बात की मुझे से मतलब नाचीज ने बात की है कि ये निजाम नहीं चल रहा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा निजाम आएगा मुझे नहीं पता, ये एक अलग बहुत बड़ा वो तो एक वो है ना, लेकिन ये निजाम नहीं चल रहा। पहले आप रद्द करते हैं किसी चीज को, तो जो बेतमिनानी है, जो हमारे कहते हैं ना कि थॉट लीडर्स हैं हमारे, एक उस तरह के लोग ने जो बड़ा पार्लिमानी निजाम को सपोर्ट करते हैं, सिंसेरिटी के साथ करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। उसी तरह वो लोग भी हैं कि जो समझते हैं कि निजाम नहीं चल रहा। तो ये मुल्क में अगर इस तरह की सेहतमंद बहस होती है, किसी भी लेवल पर होती है, लेकिन एक बात नोट करें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई सियासी जमात इसको ओन नहीं कर रही, कोई सियासी जमात ओन नहीं करी। इनकी जो आपका पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो इस चीज को, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मैं आमिर साहब का पॉइंट आगे, मैं अगर आपकी इजाजत हो मैं मुजम्मिल साहब का कमेंट जरूर इसके ऊपर शामिल कर लूं ताकि आपका बिल्कुल ये पॉइंट एस्टेब्लिश हुआ है। मुजम्मिल साहब सुनिए आमिर साहब की बात। आप जी देखें मैं समझता हूं आमिर जी वक्त खत्म होने से मैं जी मुजम्मिल साहब जी आमिर साहब कह रहे थे कि पार्लिमानी निजाम नहीं चल रहा और पार्लिमानी निजाम डिलीवर नहीं कर रहा। हालांकि फिक्रा ये होना चाहिए कि पार्लिमानी निजाम को चलने नहीं दिया जा रहा और पार्लिमानी निजाम को डिलीवर नहीं करने दिया जा रहा, उसको हॉस्टेज बनाया हुआ है। बजाय इसके कि जिसने उसको यरगमाल बनाया हुआ है और जो उसको चलने नहीं दे रहा, हम उसकी बात करें, हम पार्लिमानी निजाम को और सियासतदानों को मलाइन करना जो शुरू कर देते हैं। सवाल ये है कि जिस तरह पार्लियामानी निजाम को हॉस्टेज बनाया गया है, जिस तरह हॉस्टेज बनाया गया है, जो हाइब्रिड निजाम बनाने की कोशिश की जाती है, जो सियासी जमातें बनाने की कोशिश की जाती है, तोड़ने की जाती है, मसला वो है, मसला निजाम में नहीं है। दुनिया के ममालिक में ये निजाम बहुत कामयाबी से चल रहा है, ये बेहतरीन निजाम हुकूमत है, अवाम की हुकूमत अवाम के लिए। लेकिन सिलेक्टर्स की हुकूमत रियासत के लिए का तजर्बा 74 साल से नाकाम हो रहा है और अब भी सिलेक्टर एक ऐसे निजाम की तलाश में है जिससे उसका सिलेक्शन का अमल दखल और उसका सिलेक्शन का इख्तियार बरकरार रह जाए किसी ना किसी तरह। वरना अगर अवाम को अवामी नुमाइंदे और वोट चोरी ना हो, इंतखाबी नतायज में RTS ना बैठे, तो अवाम के इज्तिमाई आवाज़ खल्क नकारा खुदा समझी जाती है। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि आवाज़ सिलेक्टर जो है वो नकारा खुदा होगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी निजाम को नाकाम कहने की बजाय उसको यरगमाल बनाने वालों को कहें कि आपकी 70 साल की सिलेक्शन पुअर है, आप एक भी सिलेक्शन मेरिट पे पूरी सही नहीं कर सके क्योंकि आपका काम नहीं है। जिनका काम है उन्हें करने दें, नताइज आ जाएंगे। ठीक, बिल्कुल सही। मुजम्मिल साहब, आप लोगों का, मेरे पास मजीद वक्त होता मैं आमिर साहब की तरफ दोबारा भी जाती इसके ऊपर मजीद उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट सुनने के लिए, लेकिन पॉइंट यकीनी तौर पे नाजरीन इस्टेब्लिश, आपने गुफ्तगू सबकी सुनी है और सदारती निज़ाम से ज़्यादा हम पार्लियामान के ऊपर बात की हमने कि उसके निज़ाम की बेहतरी की किस तरीके से बात होनी चाहिए और किन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाहिए हकीकत पसंदाना तौर पर। और आमिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, रज़ा रूमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब आपके कीमती वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुन ली हर किस्म के इसके ऊपर आर्गूमेंट सोशल मीडिया के जरिए तो सामने आ रहे हैं, लेकिन ये जो सदारती निज़ाम का मामला है इसको आईनी तौर पे ही देखना चाहिए, जिसका पार्लियामेंट ने भी जो अपोजिशन है उसने भी पार्लियामान में पॉइंट आउट किया है। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।